हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लावे नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। वीकली सेशंस हमारे बेटा चल रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर। पहला सेशन हमने करा था इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करा था। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट सेशन हुए थे उसमें हमने डिस्कस करा था पेल्टन टरबाइन। तो अभी भी हमारा टरबाइन ही कंटिन्यू होगा। होपफुली आप सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे क्योंकि एक वीक में सिर्फ 2 क्लासेस हमारी हो रही हैं, वो भी सैटरडे। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, क्लास आके कर लेते हैं, बट रिवीजन नहीं करते हैं। तो बेटा अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आगे वाली चीज़ें जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको समझ नहीं आएंगी कि फ्रांसिस टरबाइन क्या है, कैप्लान क्या है। क्योंकि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बेस बनाया था, मैंने पहले भी आपको बोला था कि वही बेस लेके हम सारी चीज़ें आगे जाके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट सेशन में टरबाइन में हमने पेल्टन टरबाइन बेटा डिस्कस करा था। ठीक है, ये तो पहले समझ लो। पेल्टन टरबाइन का वेलोसिटी ट्रायंगल से हमें शुरू करना है तो हम यहीं से सेशन शुरू करेंगे। उसके बाद पेल्टन टरबाइन की ज्योमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे भी पहले जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले ये बताओ मुझे कितने लोग खुद से रिवीजन करके आए। वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो भाई, स्पेसिफिक स्पीड समझाऊंगी, टेंशन मत लो। अलग से सेपरेट भी स्पेसिफिक स्पीड में कराने वाली हूं क्योंकि यूनिट स्पीड भी अभी मैंने नहीं कराया है, तो वहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लो, स्पेसिफिक स्पीड में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन करके आए हैं प्रीवियस क्लास का? पेल्टन टरबाइन से ही बेटा हम शुरू कर रहे हैं। ये किस तरह की टरबाइन थी? इंपल्स टरबाइन थी। और आप देख सकते हो ऐसे बकेट जैसा शेप इसमें आपको दिख रहा था। ठीक है ना। और अगर आप देखोगे फ्लूइड कैसे एंटर करता है, एक पॉइंट से एंटर करेगा, दूसरी पॉइंट से निकल जाएगा। ये जो बीच में स्प्लिटर दिख रहा है, यहां से फ्लूइड एंटर करेगा किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और घूमता हुआ यहां से निकल जाएगा। ठीक है, क्यों मैं इस पे जोर दे रही हूं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आने वाला जो ज्योमेट्री है, जो वेलोसिटी ट्रायंगल है, उसमें हमें इस डायग्राम की काफी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि जो टेंजेंशियल पेल्टन टरबाइन है ये एक टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में पेल्टन टरबाइन किस तरह की टरबाइन है। ठीक है, रिवीजन के साथ मैं क्वेश्चन बताती चलती हूं आपको ताकि आप क्वेश्चन में ध्यान से चीजें समझ पाओ। पेल्टन टरबाइन किस तरह की टरबाइन है? हमेशा ध्यान रखना, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन है। पेल्टन टरबाइन में इनलेट पर कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल रहती है? बता सकते हो आप कौन सी एनर्जी अवेलेबल रहती है? हाँ, इंपल्स टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग क्यों नहीं करा जाता है, यह भी एक सवाल पूछा गया था। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, इंपल्स टरबाइन की अगर हम बात करें तो वहां पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वर्क कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के साथ हम डील कर रहे होते हैं, जिसके कारण वहां पर जो टरबाइन की एग्जिट है कभी भी प्रेशर कम नहीं होता है। ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पस क्या था कि अगर कहीं पर प्रेशर कम होते होते वेपर प्रेशर से भी कम हो गया तो हम उस प्रेशर को बढ़ा सके ताकि एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाए और टरबाइन एग्जिट से हम फ्लूइड को बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो इंपल्स टरबाइन में प्रेशर एनर्जी है ही नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वर्क कर रहे हैं। किस तरह की एनर्जी है? देखो कितने सारे बच्चे लिख रहे हैं मैम काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी है बेटा तो क्या प्रेशर चेंज होगा? सोच के देखो, क्या प्रेशर चेंज होगा? प्रेशर चेंज नहीं होगा तो ड्राफ्ट ट्यूब का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर्फ इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है। 3 क्वेश्चन डिस्कस्ड हो गए, आराम से सारे क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज ये भी पूछता है कि जो जेट है वो पेल्टन टरबाइन से कैसे कैसे जाके स्ट्राइक करेगा? टेंजेंशियली। ठीक है ना, टेंजेंशियली स्ट्राइक करने वाला है। एक सवाल और पूछा गया, सब एसएससी जेईई के सवाल बता रही हूं, पेपर ओपन कर लो, अगर हो तो प्रीवियस ईयर पेपर, एक लाइन से क्वेश्चन दिखेंगे ये सारे। आपसे पूछा गया पेल्टन टरबाइन किस तरह की टरबाइन है? लो हेड टरबाइन है, हाई हेड टरबाइन है, मीडियम हेड टरबाइन है या नन ऑफ द अबव? तो हमेशा ध्यान रखना पेल्टन टरबाइन एक हाई हेड टरबाइन है। अब सवाल ये उठता है कि पेल्टन टरबाइन ही हाई हेड टरबाइन क्यों है मैम, क्यों उसको हाई हेड बोल रहे हैं? तो देखो बेटा, इनलेट पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखोगे हाफ mv², और v क्या होता है? √2gh। तो अगर आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। कब वेलोसिटी ज्यादा मिलेगा? जब रिजर्वायर का हो, ऊंचाई पर हो, हाई हेड पर हो। हाई हेड पर होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी हमें ज्यादा मिलेगी।
हम प्रेशर के साथ तो डील कर नहीं रहे। अगर हम प्रेशर के साथ डील कर रहे होते तो हम प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेते, हमारा काम हो जाता। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों चाहिए भैया जी, रनर को भी तो घुमाना है ना। रनर कैसे घूमेगा? जब हाई वेलोसिटी से जेट जाके ब्लेड से टकराएगा, जब हाई वेलोसिटी से जेट जाके वेन से टकराएगा। अब देखो दो शब्द लिए, वेन और ब्लेड, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो पेल्टन टरबाइन में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वर्क करते हैं, इस वजह से हाई हेड टरबाइन है। और अगर हेड ज्यादा है तो मैंने स्पेसिफिक स्पीड में बताया था, स्पेसिफिक स्पीड और हेड का इनवर्स का रिलेशन है। तो पेल्टन टरबाइन क्या हो जाएगी? लो स्पेसिफिक स्पीड एंड हाई हेड। समझ आया बात? चीजों को समझो, क्वेश्चंस को समझो, कैसे क्वेश्चन आएंगे। और आज तो मैं कराऊंगी भी क्वेश्चन, आपको एक लाइन से दिखाऊंगी। वर्किंग प्रिंसिपल पर जब हम आए थे बेटा, तो हमने डिस्कस करा था कि पूरी गणित अगर हम समझे पेल्टन टरबाइन की, तो इधर रिजर्वायर लगा है, हमने एक पेन स्टॉक बनाया। पेन स्टॉक क्या है? एक पाइप है, कुछ नहीं है, पाइप है। कैस्ट आयरन का बना सकते हैं, कंक्रीट का बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। हमने पाइप लगा दिया किसको? रिजर्वायर से। अब पाइप क्या करेगा? वाटर कैरी करेगा। वाटर कैरी करके पेन स्टॉक के आगे क्या लगा दी? नोजल लगा दी। नोजल से हमें जेट मिल गया। जेट जाके टकरा गया किससे? पेल्टन टरबाइन की ब्लेड से। जैसे ब्लेड से टकराएगा पेल्टन टरबाइन नाचने लगेगी। उसके ऊपर क्या लगा है? रनर लगा है। रनर के ऊपर क्या लगा है? ब्लेड लगा है। जब रनर नाचेगा तो रनर किससे कनेक्टेड है? शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो शाफ्ट नाचेगी, जब शाफ्ट नाचेगी तो मैकेनिकल एनर्जी, और उस शाफ्ट को हमने क्या करा? जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। कितना सिंपल सॉर्टेड फंडा है। इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड मत करना, सिंपल सॉर्टेड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रियल लाइफ में उसको फील करा जा सकता है। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है, चलो। नहीं, रेडियल डिस्चार्ज यहां पर है ही नहीं बेटा, तो रेडियल डिस्चार्ज लेंगे कैसे? और लेना चाहें तो हम ले भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे समझो। मेन पार्ट क्या थे पेल्टन टरबाइन के, ये भी पूछ लेता है। नोजल फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट के साथ नोजल जो लगाया है उसमें एक स्पीयर को भी लगा दिया है। क्यों? अगर फ्लूइड को कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, नोजल का एंड छोटा कर देंगे। फ्लूइड फ्लो को बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, जो स्पीयर है उसको पीछे कर देंगे और नोजल का क्रॉस सेक्शन हमारा जो है ज्यादा जगह मिल जाएगी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए, इसी को स्पीयर बोलते हैं। तो फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट है। इसी के साथ यहां पर रनर है, इसको रनर बोलते हैं। इसके ऊपर बकेट्स लगी हैं, और बकेट का शेप क्या होगा? बकेट का शेप क्या होगा बता सकता है कोई? क्या नाम बताया था? बकेट के शेप का नाम क्या बताया था बेटा? चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। हाँ, सब करा दिया था, वही रिवीजन ही चल रहा है बेटा। 5 मिनट रिवीजन में लेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा केसिंग है, ताकि जो वाटर यहां से स्प्लैश होगा, बिखरेगा, इधर उधर फैलेगा, उसको रोक सके, तो केसिंग यूज कर ली है। इसी के साथ ब्रेकिंग जेट है। फिर मैंने क्या बताया था? यही सारी चीजें डिस्कस करी थी और इसको लिख के दे दिया था कि जितना अमाउंट ऑफ जेट स्ट्राइक करेगा बकेट से, इफ रनर इज कंट्रोल्ड बाय दी प्रोवाइडिंग अ स्पेयर विद नोजल। ठीक है, द स्पेयर इज कोनिकल निडिल। एक कोनिकल निडिल है जो ऑपरेट करी जाती है, या तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर लेंगे या तो हैंड व्हील लगा देंगे। व्हील घुमाओ, स्पेयर को आगे पीछे करो, ये मैनुअल हो गया, या तो फिर फुल्ली ऑटोमेटिक कर देंगे अरेंजमेंट लगा के। ठीक है ना, तो एक्सियल डायरेक्शन में ये मूव करेगी। एक्सियल डायरेक्शन क्या है? यही तो है एक्सियल डायरेक्शन, ये एक्सिस है। इसी एक्सिस के डायरेक्शन में अगर आप इसको, ये जो हैंड व्हील लगी है और जो स्पेयर लगा, इसी डायरेक्शन में आगे पीछे करोगे तो ये एक्सियल डायरेक्शन कहलाती है। एक्सिस के अलोंग वाली जो डायरेक्शन है वो एक्सियल डायरेक्शन कहलाती है। ठीक है ना, स्फीयर को जब हम आगे पुश करेंगे तो क्या होगा? वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। पीछे पुश करेंगे, वाइस वर्सा का मतलब क्या? इसका ऑपोजिट भी सोच लो। पीछे पुश करेंगे तो फ्लो रेगुलेट हो रहा है उसका अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। बहुत ही सही बोला। सेमी इलिप्सॉइडल कप, ठीक है ना, और सिंगल नहीं, डबल सेमी इलिप्सॉइडल कप। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2 बकेट्स एक साथ यहां पर कनेक्ट करी गई हैं। फिर रनर विद बकेट हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, केसिंग पढ़ ली थी, ये तो थ्योरेटिकल है, आप आसानी से पढ़ लोगे। ब्रेकिंग जेट का मैंने पर्पस आपको बताया था कि आपने जेट से, जो आपका मेन जेट है, उससे रनर को नचा तो दिया, अब आपको रोकना है तो कैसे रोकोगे? ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या करा था? एक अलग से यहां पर जेट लगा दिया था ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक अलग से बेटा यहां पर जेट लगा दिया था ऑपोजिट डायरेक्शन में, देख लो। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग जेट। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो रनर नाचता रहेगा, काफी लंबे समय तक नाचेगा, टाइम लेगा खुद को रोकने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने इस जेट से इसको घुमा तो दिया, मगर मान लो यहां से सप्लाई आपने रोक दी, अब आप चाहते हो आपका रनर रुक जाए तो रुक ही नहीं रहा है।
तो आपने क्या करा, एक ब्रेकिंग जेट लगा दिया, रनर इधर घूम रहा है, ठीक है ना, रनर इधर घूम रहा है और ब्रेकिंग जेट उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रही है। तो इससे फायदा क्या होगा, जल्दी आप अपने रनर को रोक सकते हो, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें थी, कुछ बहुत सारी चीजें तो नहीं थी इसमें। केसिंग के बारे में बताया था, और केसिंग एकमात्र एक ऐसा यहाँ पर पार्ट था जो भी कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं कर रहा था, ठीक है ना। केसिंग जस्ट आपने बना दी, फिक्स हो गई और अपना काम कर रही है, ब्रेकिंग जेट हो गया। उसके बाद अपन लोगों ने ये क्वेश्चन करा था, ये क्वेश्चन करा था, ये क्वेश्चन करा था, और यहाँ पर मैंने आपको थैंक यू बोल के टाटा बाय बाय कर दिया था। अब आ जाते हैं अपनी पिक्चर में, ठीक है। तैयार हो आगे समझने के लिए। डबल सेमी इलिप्सॉइडल कप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून है, सॉरी। शुरू करें, रेडी हो, फटाफट बताओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखो बेटा, वेलोसिटी ट्रायंगल तो अपन लोग डिस्कस करेंगे ही। ये डायग्राम मैं वहां से उठा के वापस से यहां पर लेके आ गई हूं, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है सबसे पहले वेलोसिटी ट्रायंगल को, ठीक है। किसका वेलोसिटी ट्रायंगल डिस्कस करना है, पेल्टन टरबाइन का। देखियो ध्यान से, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेलोसिटी ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। ये सब्जेक्ट बेटा उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है, ठीक है, जितना एजे एग्जाम के लिए जरूरी है। इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाले, ठीक है। तो एक सेकेंड थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो। अगर मैं बकेट बनाऊं तो कुछ इस तरह की बकेट है आपकी, ठीक है, डबल सेमी इलिप्सॉइडल बकेट है। अब यहां पर जरा देखने की कोशिश करो, एक टेंजेंट हम यहां डाल देते हैं, थोड़ा और ढंग से बनाते हैं, वरना होगा क्या, बकेट तो बन जाएगी, एंगल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। ठीक है, ये बकेट हो गई। एक टेंजेंट इधर डाल दो, एक टेंजेंट आप इधर डाल दो। जब आप टेंजेंट डालोगे बेटा तो क्या होगा, यहां पर आपको एंगल्स देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एंगल देखने को मिल जाएगा। ध्यान से समझना, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दी डायग्राम फर्स्ट एंड देन हम इसको अच्छे से सॉल्व करें। ये एक टेंजेंट हो गया और ये आपका एक दूसरा टेंजेंट हो गया, दो टेंजेंट हमने यहां पर डाल दिए, ठीक है। फ्लूइड कहां से आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है स्प्लिटर से, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर एक हमने नोजल लगा के जेट निकाला, ठीक है। ये जेट किससे आ रहा है बेटा, नोजल से आ रहा है। नोजल किस पे कनेक्टेड है, पेनिस्टॉक से कनेक्टेड है। ये सारी बातें याद रखियो, कई बार पूछ लेता है, अरेंजमेंट पूछ लेता है, नोजल के बाद क्या कनेक्टेड होगा, नोजल से पहले क्या कनेक्टेड होगा, ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा होगा क्या, जैसे ही ये जेट जाके इस स्प्लिटर से टकराएगा, ये क्या है, ये आपका स्प्लिटर है, समझियो ध्यान से, ठीक है। ये क्या है, स्प्लिटर है। तो फ्लूइड क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। यहां से भी क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। तो और ये शेप क्या है, डबल सेमी इलिप्सॉइडल कप, डबल सेमी इलिप्सॉइडल कप, ठीक है। तो ये हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, डबल सेमी इलिप्सॉइडल कप, इस तरह का सिचुएशन है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ब्लेड होता है ना, इस एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्रिसिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, सिमेट्रिसिटी। जैसा ये ऊपर दिख रहा है वैसे ही ये आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। तो चाहे आप ये एंगल कंसिडर कर लो, चाहे आप बेटा ये एंगल कंसिडर कर लो, एंगल दोनों आपको सेम ही देखने को मिलने वाले, ठीक है। ये चीज हमें समझ आ गई। अब एक चीज खुद सोचो आप, थोड़ा दिमाग लगा के, अगर ये वाला और ये वाला दोनों पार्ट सेम है तो चाहे हम ऊपर का पोर्शन डिस्कस कर लें, चाहे नीचे का पोर्शन डिस्कस कर लें। बात समझ आ रही है। इनलेट हो गया, एग्जिट हो गया, हमें एक इनलेट चाहिए, एक एग्जिट चाहिए। तो चाहे आप ऊपर वाला कप ले लो, चाहे नीचे वाला कप ले लो, बात एक ही है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला कप कंसिडर कर लेते हैं और वापस से कैलकुलेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगी कैलकुलेशन। ये हमारा यहां पर ब्लेड आ गया, ठीक है। यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं,
टेंजेंट डाल देते हैं, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट आपका ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले आपको कौन सी वेलोसिटी मिलने वाली है। वेलोसिटी का खेल यहां पर काफी तगड़ा खेल है। सबसे पहले आपको कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, मैंने बता दिया है सब, मैंने एब्सोल्यूट भी सिखा दिया है, मैंने रिलेटिव भी सिखा दिया है, मैंने जेट मैंने आपको ब्लेड वेलोसिटी भी सिखा दिया है, ठीक है ना, मैंने फ्लो वेलोसिटी भी सिखा दिया है, वर्ल वेलोसिटी भी सिखा दिया है। सबसे पहले किस वेलोसिटी से ये जो जेट है ये आपका ब्लेड से टकराएगा, बताइए 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 बताइए, जल्दी से सारे लोग जवाब दीजिए। सही है, दोनों इक्वल होंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। बताओ किस वेलोसिटी से जेट ब्लेड से जाके टकराएगा। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो ना, पढ़ना बेकार है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी, बहुत ही बढ़िया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्योंकि जेट तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी से ही चलेगा ना। आप बोलोगे कि मैम यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यहां पर सबसे पहले क्या होगा, एक जेट आएगा v1 वेलोसिटी से और धड़ाक से टकराएगा, किससे, किससे टकराएगा, स्प्लिटर से। अब स्प्लिटर क्या करेगा, इस फ्लूइड को इधर डायरेक्ट कर देगा, इस फ्लूइड को इधर भेजेगा। जब फ्लूइड को इधर भेजेगा बेटा, तो आप खुद बताओ किस वेलोसिटी से, अगर मैं एकदम सेम यहां पर ये एंगल ले लूं, ठीक है, सेम एंगल, मतलब जिस एंगल पर हमने टेंजेंट डाला है सेम एंगल यहां पर कंसिडर कर लेती हूं। देखो ये सेम एंगल मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है v1 वेलोसिटी से फ्लूइड आया, एकदम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये ब्लेड किस वेलोसिटी से मूव करेगा, u1 वेलोसिटी से। ब्लेड किस वेलोसिटी से मूव करेगा, u1 वेलोसिटी से। तो यहां पर u1 वेलोसिटी मिल रही है, यहां पर आपको v1 वेलोसिटी मिल रही है। अब आप खुद सोचो, v1 u1, v1 u1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जेट के बीच में और ब्लेड के बीच में क्या रिलेटिव मोशन होगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ, समय लो, आराम से करो, सारा टाइम इसमें ही जाएगा, बाकी सब तो बस लिखने वाली बात है, बाकी सब तो बस लिखने वाली बात है। क्या होगा रिलेटिव मोशन, बिल्कुल कितना होगा, v1 माइनस u1, v1 से कम होगा, v1 से कम होगा। और क्या u1 v1 से कम होगा, मैम ये तो कम होना ही चाहिए ना। अगर ब्लेड की वेलोसिटी जेट की वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो ब्लेड आगे भाग जाएगा, जेट पहुंच ही नहीं पाएगा। तो देखो बेटा, जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, समझो, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये तो आपको कौन सी वेलोसिटी मिली है, ये आपको मिली है v1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब इसमें ही आपको क्या मिलेगा, दो और वेलोसिटीज देखने को मिलेंगी। यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं आपको ब्लेड की वेलोसिटी मिल रही है, और फिर उसके बाद यहां से यहां तक मान लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है। ध्यान से समझियो, यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं आपको क्या मिल रही है, ब्लेड की वेलोसिटी, और यहां से लेकर यहां तक रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका u हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। ये vr1 हो जाएगा, ये vr1 हो जाएगा। अब देखो ना, अगर हमको यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी, vr1 निकालना होगा, तो हम लिख देंगे v1 माइनस u1। इनलेट पर वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी रेडी हो चुकी है। सब सीधा सीधा क्यों है, क्योंकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी सीधी थी। अब टोटल एब्सोल्यूट वेलोसिटी मैंने ये बनाई, यहां पर ये जो u1 था इसको शिफ्ट करके यहां लिया है, और इन दोनों का डिफरेंस vr1 दे देगा, तो इसे मैंने रिलेटिव वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है इसके दो ही कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है बेटा, वर्ल कंपोनेंट, दूसरा होता है आपका फ्लो कंपोनेंट। आप मुझे बताओ कि यहां पर वर्ल कंपोनेंट कितना होगा, वर्ल कंपोनेंट कितना होगा, सोच के बताओ। क्या यहां पर कोई वर्ल कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है, सोचो सोचो, इसके बारे में सोचो अच्छे से, बताइए। इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक कंपोनेंट होता है फ्लो कंपोनेंट, दूसरा होता है वर्ल कंपोनेंट। तो यहां पर जरा सोचो कि इनलेट वेलोसिटी प्रोफाइल पर आपका वर्ल कंपोनेंट कितना होगा। समय लो और जवाब दो, समय लो और जवाब दो। वर्ल कंपोनेंट कितना होगा,
0 लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। बस यही उम्मीद थी, यही उम्मीद थी। अरे भाई जब कोई वेलोसिटी ऐसे हो जाती थी, मान लो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी v है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vw1 कहलाता था और इसका वर्टिकल कंपोनेंट vf1 कहलाता था। यही तो बोलते थे, यही तो बोलते थे, यही तो बोलते थे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ब्लेड को रोटेट करने में मदद करेगा वो वर्ल कंपोनेंट होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो फ्लो वेलोसिटी में मदद करेगा वो क्या होगा? फ्लो कंपोनेंट होगा, मतलब जो डिस्चार्ज को बाहर निकालने में मदद करेगा। अब यहां पर जब ये वेलोसिटी ही सीधी हॉरिजॉन्टल हो गई तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि v1 जो है, जो यहां पर v1 आया है वो vw1 के ही सिर्फ बराबर होगा, कोई भी फ्लो कंपोनेंट नहीं मिलेगा यहां पर। बहुत सही जा रहे हो आप लोग, एकदम सटीक पकड़ रहे हो। सिर्फ एक बच्चे ने लिखा है, प्रियांशी राज ने, कि मैम यहां पर v1 जो है वो v ओमेगा 1 के बराबर होगा। बस मेरा एक ही बच्चा ऐसा है जो समझ पा रहा है चीजों को, बाकी कोई रिवीजन करके नहीं आ रहा है, इसलिए सब रो रहे हैं बैठे। ठीक है, तो यहां पर ये समझ आया कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर आप कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो ही v1 है, कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आ रहा है। तो यहां पर v1 जो है वो v ओमेगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर पूछें कि ब्लेड से जो फ्लूइड अब बाहर निकल रहा है किस वेलोसिटी से निकलेगा? ब्लेड एंगल को फॉलो करते हुए निकल रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी से निकलेगा। और जब भी कभी रिलेटिव वेलोसिटी से निकलेगा ब्लेड को फॉलो करते हुए तो कौन सा एंगल बनाएगा भैया जी? ब्लेड का एंगल बनाएगा। तो यहां पर ब्लेड का एंगल क्या होता है? बीटा 2। ब्लेड का एंगल बीटा 2। अल्फा क्या था? वेन एंगल। ठीक है ना, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकलेगी यहां से v2 वो बनाएगी क्या? वो बनाएगी अल्फा 2, वो बनाएगी अल्फा 2। ठीक है, अब यहां पर आप कंपोनेंट वंपोनेंट जो करना चाहो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं v2 और vr2 मिलके जो वेलोसिटी बनाते हैं, ये वेलोसिटी कहलाती है u वेलोसिटी, मतलब u2 कहलाती है। ठीक है, और v2 का एक कंपोनेंट ऊपर होगा, ये हो जाएगा vf2, और एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कितना हो जाएगा? vw2। ये बन गया आपका एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल। क्लियर हुआ? अगर आपने वो जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल को समझने की कोशिश नहीं करी तो यहां पर भी वेलोसिटी ट्रायंगल खूब सताएंगे, हर जगह वेलोसिटी ट्रायंगल सताते रहेंगे आपको। बताइए भाई, चलो ठीक है, समझ आया वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनाया? ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया और ये आपका एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। बीटा 2 हो गया, अल्फा 2 हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एंगल सारे के सारे हॉरिजॉन्टल देखने को मिलने वाले हैं। बताऊंगे क्या क्या कहां पर क्या एंगल आपको मिलेगा, बट अभी आप इसको डाइजेस्ट कर लो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पेल्टन टरबाइन में जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है ना, मैं आपको बताती हूं, जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है मतलब क्या है? ये एंगल तो आपका कितना हो गया? बीटा 2 हो गया कि नहीं हो गया? बीटा 2 हो गया, और बचा हुआ जो 180 में से, मतलब 180 माइनस बीटा 2 जो बचता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये जो एंगल बेटा होता है ये अप्रोक्सीमेटली 167 डिग्री हम यहां पर मेंटेन करते हैं। जनरली कितना मेंटेन करते हैं? 167 डिग्री। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो, 167 एग्जैक्ट लिखने से ज्यादा बेहतर है ऐसे लिख लो, 160 डिग्री से लेकर 170 डिग्री तक बेटा यहां पर इसको हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, 160 डिग्री से लेकर 170 डिग्री तक इसको मेंटेन करा जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ट्रायंगल ये हमारा पेल्टन का बन के आ गया। अब आगे बात करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। कोई भी नोटेशन का मैं नाम नहीं लिखूंगी क्योंकि लिस्टिंग मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये आपका क्या होगा? u1 होगा, इनलेट
ब्लेड वेलोसिटी, एग्जिट पर ब्लेड वेलोसिटी u2, एग्जिट पर रिलेटिव वेलोसिटी vr2, v2 हो गया, v ओमेगा 2 हो गया, vf2 हो गया। ठीक है, अब एक चीज बेटा यहां पर समझो, मैंने आपको u का फॉर्मूला बताया था ना, u1 कितना होता है, ये होता है पाई d1n बाई 60, ये फॉर्मूला बनाया था। और u2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई d2n बाई 60, ये हो गया U2 का फॉर्मूला। अब एक चीज यहां पर समझने की कोशिश करो, अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊं, ये D1 D2 हम लेते कहां से हैं, पहले तो आपको ये समझना है, पहले तो आपको ये समझना है। तो देखो बेटा, ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, ये सेंटर जहां पर क्या लगी होगी, शाफ्ट लगी होगी, इस सेंटर से जो हम रेडियल डिस्टेंस लेंगे वही डिस्टेंस हमारी है D1 और D2। ठीक है, अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, यहां पर ये क्या होगा, ये इनलेट होगा, क्योंकि यहां पर देखो स्प्लिटर है, ये क्या लगा हुआ है, दिस इज द स्प्लिटर, दिस इज द स्प्लिटर, यहां से लेकर यहां तक, और इसको आप दूसरे स्प्लिटर तक भी ले जाओ, क्योंकि हम डायामीटर की बात कर रहे हैं। तो ये बेटा क्या होगा, D1 होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बेटा क्या होगा, D1 होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, D1 क्या होगा, जो पूरा रनर लगा है उसके सेंटर से, इस पे देखो जरा, इस पे देखो, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से यहां पर कहीं पर जो आपको स्प्लिटर का एंड दिख रहा है, मतलब स्प्लिटर की नोक दिख रही है, वहां से लेकर यहां तक ये डायामीटर होगा D1, क्योंकि इनलेट कहां से है, स्प्लिटर के पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट से है, स्प्लिटर से इनलेट है। आप इनलेट और एग्जिट को समझने की कोशिश करिए, जो फ्लूइड इन हो रहा है ना वो स्प्लिटर से हो रहा है, एग्जिट कहां से ले रहा है, एक एंड से। तो देखो जरा, दूसरा एंड अगर आप देखोगे तो वो यहां पर है, दूसरा एंड देखोगे तो वो यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये D2 हो जाएगी। अब देखो, इसी चीज को मैं थोड़ा और इस तरीके से बनाती हूं, देखो ये बना हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है, यहां पर कहीं पर सेंटर है, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, ये तीनों के तीनों, ये जो कप आपको दिख रहा है ना ऐसे करके जो कप बना है, ये 3 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, 2 एग्जिट और 1 इनलेट, तीनों सेम पॉइंट पर हैं। तो सेंटर से अगर आप तीनों की डिस्टेंस देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, सेम मिलेंगी या डिफरेंट मिलेंगी, सेम मिलेंगी या डिफरेंट मिलेंगी, सोच के बताइए, सेम मिलेंगी या डिफरेंट मिलेंगी। क्योंकि अगर आप इस कप को ऑब्जर्व कर पा रहे होगे ना बेटा, अगर आप इस कप को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो यहीं पर एंड है, यहीं पर स्प्लिटर है, तो रेडियल डिस्टेंस अगर आप सेंटर से देखोगे तो दोनों की रेडियल डिस्टेंस आपको सेम ही नजर आने वाली है, मतलब जो D1 होगा ना वही D2 होगा। यही कारण है कि हम पेल्टन टरबाइन के केस में बोलते हैं, पेल्टन टरबाइन के केस में बोलते हैं कि हमारा U1 जो है वो U2 के बराबर होता है, जो कि सिंपल हो जाएगा पाई dn बाई 60। ठीक है, पाई dn बाई 60। और ये d कौन सा लेंगे, ये d हमारा कहलाता है मीन डायामीटर। ठीक है, कौन सा डायामीटर कहलाता है, मीन डायामीटर, जो कहां से पास होगा, स्प्लिटर से पास होगा। थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं ताकि ये आसानी से स्प्लिटर से पास हो पाए। ठीक है, मीन डायामीटर जो इस तरीके से सारे स्प्लिटर के एंड से पास होने वाला। ठीक है, समझ आया ये क्या करा हमने, यहां पर मीन डायामीटर लिया है। ये आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा तो दे देगा, मीन डाया, यही मीन डाया हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के फॉर्मूला में रखेंगे। सवाल कई बार पूछ लेता है ब्लेड वेलोसिटी इन द केस ऑफ पेल्टन टरबाइन सेम होगी कि डिफरेंट होगी, तो हमेशा ध्यान रखना ब्लेड वेलोसिटी जो है इन द केस ऑफ पेल्टन टरबाइन हमेशा सेम ही आने वाली है। ठीक है ना, और डी क्या है, मीन डायामीटर। किसका मीन डायामीटर है, रनर का, मीन डायामीटर ऑफ द रनर, रनर का मीन डायामीटर हम यहां पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और चीजें यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। तो देखो बेटा, हम कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो पूरी सरफेस है, जिस सरफेस से फ्लूइड आगे जाने वाला है, ये स्मूथ रहे। ठीक है, क्योंकि अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको सेम मिलने वाली है। ठीक है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी जो है VR1 ये ज्यादा होगी कंपेयर टू VR2। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी
0.1 पर ज्यादा मिलेगी, मगर जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ेगा और ब्लेड की सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस करेगा, और इसी लॉसेस की वजह से क्यों लॉसेस हुए, क्योंकि जो सरफेस है वो ज्यादा स्मूथ नहीं है। ठीक है, आइडियल केस में हम सेम ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, VR1 VR2, मगर आइडियल का मतलब क्या है, हम मान रहे हैं कि जो ब्लेड की सरफेस है वो सुपर स्मूथ है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी पेल्टन के इनलेट पर ज्यादा होगी, एग्जिट पर कम होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लेड। किसकी वजह से? रफनेस की वजह से जो सरफेस की ब्लेड पर होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज के साथ अगर डील करना है तो VR2 किसके बराबर होगा, कोई कोफिशिएंट K का मल्टीप्लाई कराओ इनटू VR1, क्योंकि दोनों सेम तो है नहीं। तो ये एक इक्वेशन आप बना सकते हो K के टर्म में, जहां पर K क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, एक कांस्टेंट है जो लॉस कह सकते हैं, लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए K का मल्टीप्लाई करा दिया है कि VR1 में अगर हम K का मल्टीप्लाई करा दें तो VR2 के बराबर हो जाएगा, और ये K क्या होगा, हमेशा 1 से कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई VR1 ज्यादा है ना, तो उसमें 1 से कम वैल्यू का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तब वो VR2 के बराबर होने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने अभी तक सिर्फ U1 U2 डिस्कस करा है और यहां पर K की वैल्यू डिस्कस करी, मतलब VR1 और VR2 की वैल्यू डिस्कस करी है। ठीक है, जनरली इस K को आप लिख भी सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला, ये क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर या फ्रिक्शन कोफिशिएंट आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, आगे सुनने की समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पर बेटा V1 की बात करूं तो V1 क्या होता है, CV √ 2GH, यही तो फॉर्मूला होगा V का, V1 का। इनलेट पर कितना हेड है, ठीक है, वो हेड और √ 2GH, ऐसे करके हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर हेड क्या है, H, ये कहलाता है नेट हेड। और इसको आप फील भी कर सकते हो ना, इसको आप फील भी कर सकते हो कि भाई यहां पर कहीं पर कोई रिजर्वायर है, आपने इस तरीके से इस रिजर्वायर से फ्लूइड उठाया है, ये किसी नेट हेड, यहां पर तो HG पर होगा, आगे जाएगा तो H आपको नेट हेड देखने को मिलने वाला है। तो यहां से जो वेलोसिटी आ रही है फ्लूइड में, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, √ 2GH ही तो बताया था। तो आप अगर पेन स्टॉक के एंड पर देखोगे, जहां पर नोजल लगी है वहां पर तो आपको नेट हेड ही मिल रहा है, H ही मिल रहा है। अगर H ही मिल रहा है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही है, √ 2GH, तो आप यही तो लोगे। कितने बच्चे इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया वेलोसिटी का। यहां पर अगर मैं CV की बात करूं, ठीक है, देखो CV की वैल्यू जो होती है 0.97 से लेकर 0.99 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये भी पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ा था, पिटॉट ट्यूब में। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पर V1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम इसमें देखें कितनी पावर डेवलप हो रही है, टरबाइन की, पेल्टन टरबाइन की एफिशिएंसी क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखना चाहते हैं। ठीक है, यस और नो में फटाफट मुझे आंसर कर दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आई थिंक कमेंट्स नहीं चल रहे हैं क्या, फटाफट आंसर करो। ठीक है, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं कि रनर के पास कितनी पावर पहुंची। ठीक है ना, रनर के पास कितनी पावर पहुंची, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड ही तो पावर होती है, वर्क डन पर सेकेंड बाय द रनर। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं बेटा कि वर्क डन पर सेकेंड रनर ने कितना करा। तो फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू दी, जिसे हम पावर बोल रहे हैं P,
जो ये कौन सी पावर है, दिस इज द रनर पावर। रनर पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मास फ्लो रेट v ओमेगा 1 u1 माइनस v ओमेगा 2 u2। एग्री करते हो, यही फॉर्मूला पढ़ा था, जल्दी से बताइए। आंसर करो, ट्राई टू आंसर फास्ट। वर्क डन पर सेकेंड बाय द रनर, यही होगा कि नहीं होगा, सोचो बेटा, थोड़ा सोचोगे, दिमाग पे जोर दोगे, दिमाग पे जोर दोगे तो चीजें समझ आएंगी। यस और नो में आंसर करते जाओ, बस इतना ही मैं आपसे चाहती हूँ, ठीक है। और एक चीज मैंने आपसे और बोली थी, जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा था ना, तब मैंने आपसे बोला था कि जो v ओमेगा 1 है, v ओमेगा 2 है, वो आपको कैसे लेना है, विद साइन, ठीक है। कैसे लेना है, विद साइन। आपको देखना है कि v ओमेगा 1 और v ओमेगा 2 दोनों सेम साइन में है, ऑपोजिट साइन में है, कैसे वर्क कर रहे हैं, उनके साइन के साथ ही आपको यहां पर चीजें पुट करनी है, ठीक है। तो यही पावर हमने पढ़ी थी, ये हमारा रनर से पावर मिल रही थी, जिसको अभी हमने क्या बोल दिया है, वर्क डन पर सेकेंड, जो कि हमारा पावर होता है। मास फ्लो रेट को हम ऐसे ही रखेंगे, हमें पता है u1 और u2 दोनों समान हैं, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आप v ओमेगा 1 इस वेलोसिटी ट्राइंगल से देखोगे तो बेटा इधर जा रहा है, देखो ये बड़ा सा एरो v1 v ओमेगा 1, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट इस एरो के साथ और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा हॉरिजॉन्टल, तो एरो तो इधर रह जाएगा ना। एरो पहचानना बहुत आसान है, देखो जिसका कंपोनेंट कर रहे हो ना, बस उसी का एरो रखो। इसका एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल, तो ये लाइन को पहले वर्टिकल कर दो तो एरो के साथ ऐसी चली जाएगी, ये लाइन को हॉरिजॉन्टल कर दो तो एरो के साथ ऐसी चली जाएगी। तो ये किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स पर जा रहा है। तो v ओमेगा 2 किसके साइन के साथ लेंगे, निगेटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप एरो देखोगे ऐसा जा रहा है। अच्छा u2 का एरो क्या होगा, इधर, क्योंकि ब्लेड तो अल्टीमेटली आगे ही बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसा तो होगा नहीं नीचे वाली बकेट आगे चली गई, ऊपर वाली बकेट पीछे चली गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ब्लेड तो आगे ही जाएगा, ठीक है। वर्ल कंपोनेंट के साइन आपके चेंज हो सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा v ओमेगा 1 प्लस v ओमेगा 2, सिंपल, ठीक है। आगे देखो, जब सवाल दिखाऊंगी तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, कितने आसान सवाल पूछे जाएंगे, मगर पढ़ना यही पड़ेगा, ठीक है। v ओमेगा 1 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, v1 लिख सकते हैं। v ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हैं, v ओमेगा 2 को देखो, क्या इसको हम कुछ चेंज कर सकते हैं, v ओमेगा 2 को ऐसे लिख सकते हैं vr2, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है, बीटा 2, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर दें, vr2 cos बीटा 2, vr2 cos बीटा 2 यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू होगा, इसमें से u2 को माइनस कर दें। कैसा कर सकते हैं, देखो मैं क्या करने जा रही हूं, देखो मैं क्या करने जा रही हूं। v ओमेगा 1 v1 के बराबर था तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया। मैं यहां पर एग्जिट वेलोसिटी ट्राइंगल आपके लिए फिर से बना रही हूं, यहां पर एग्जिट वेलोसिटी ट्राइंगल मैं आपके लिए फिर से बना रही हूं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, ये क्या है, बीटा 2, ये क्या है, vr2। इस vr2 का एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो हमको क्या देगा, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी देगा, vr2 cos बीटा 2, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये आप बोलोगे मैम u2 है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, आप बोलोगे vw2 है। ये क्या है, एग्जिट वेलोसिटी ट्राइंगल। आज मर जाएंगे सारे के सारे लोग, मुझे जहां तक दिख रही है ना आप लोगों की शक्लें, जो मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, आज जो है खत्म हो जाएगी कहानी बहुत सारे लोगों की। हाँ, फॉर्मूला प्लस माइनस दोनों में नहीं निकालेंगे, पंप के लिए प्लस लेंगे और इसके लिए हमेशा माइनस लेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो इसके लिए हमेशा माइनस साइन, और बाद में फिर v ओमेगा 1 v ओमेगा 2 आप पुट करोगे, आपको सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, आज तो चले जाएंगे, आज तो धड़ाधड़ विकेट गिरेंगे सारे, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से सुनियो, v ओमेगा 2 को यहीं से दिखा रही हूं, v ओमेगा 2 को क्या मैं ये लिख सकती हूं, vr2 cos बीटा 2, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, cos बीटा 2 में से u2 को माइनस कर दूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, बताइए।
अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा? कोई बुरा मान रहा हो तो बता दो भाई, उसको मैं थोड़ा सा और एंटरटेन कर दूंगी। वी ओमेगा 2 को लिख सकते हैं VR2 कॉस बीटा 2 माइनस U2। ठीक है, अब देखो जरा, वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू दी मास फ्लो रेट। क्या मैं V1 की जगह बेटा, क्या मैं V1 की जगह, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या मैं V1 की जगह VR1 प्लस U1 लिख सकती हूं? ये फॉर्मूला देखो रिलेटिव वेलोसिटी का, इनलेट ट्राइंगल से V1 की जगह VR1 U1 इधर ले जाती हूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा VR1 प्लस U1 प्लस VR2 की जगह लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ VR1, साथ में हो जाएगा cos बीटा 2 माइनस U2। आपको भी पता है कि हमारे जो U1 U2 हैं दोनों सेम हैं, यहां से ये और यहां से ये निकल लेंगे, हमको मिलेगा वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू दी मास फ्लो रेट। VR1 कॉमन ले लो बेटा, मिल जाएगा 1 प्लस K कॉस बीटा 2। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका जी? ये फॉर्मूला हो गया रनर पावर का। रनर पावर का फॉर्मूला हुआ है, जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पढ़ाया है वहां पर फॉर्मूला बनवाया है। रनर पावर कैसे निकालेंगे, इनलेट पावर कैसे निकालेंगे, हर एक चीज करी है। ठीक है, तो हम पहुंच गए हमारे यहां पर रनर पावर पर। अब देखो, अगर हमें हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालनी है तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? आपको बताया था कि यहां से झमाझम पेन स्टॉक ऐसे आएगा, ठीक है, यहां पर नोजल लगा देंगे, यहां पर हमारी पेल्टन व्हील लगी होगी, यहां से जो इसके पास एनर्जी जाएगी वो इनलेट हो गया। ठीक है, और फिर जब ये इसको घुमाएगा तो ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया, आउटपुट। तो यहीं से हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मिलेगी। क्या होता है फॉर्मूला? आउटपुट मतलब रनर पावर, इनपुट मतलब द पावर विच इज अवेलेबल एट द टरबाइन इनलेट। वो पावर जो टरबाइन इनलेट के एग्जिट, टरबाइन के इनलेट पर बेसिकली अवेलेबल है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताइए। यू मिस है तो यू रख दो भाई। यू मिसिंग है क्या? हाँ यू मिसिंग है भाई, यू रख दो, यू रख दो। ठीक है, यहां पर भी रख दो। चलो ठीक है, सही है। बाकी सारी चीजें तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मगर अगर आप टरबाइन के इनलेट पर देखोगे, हमने पेल्टन टरबाइन में क्या करा है? हाई काइनेटिक एनर्जी के लिए नोजल लगा के रखी है। नोजल क्या करेगी? इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। एक तो हाई हेड है, V1 ज्यादा है, √2GH है, समझ आ रही बात? और नोजल लगा के हमने क्या करा है? काइनेटिक एनर्जी को इनहैंस कर लिया है, क्योंकि हमारे पास पेल्टन टरबाइन में प्रेशर एनर्जी नहीं है, तो हमें हाई हेड ही चाहिए ताकि हमारे पास क्या आ सके? ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ सके। ठीक है, तो आउटपुट का तो फॉर्मूला ये रखा हुआ है, इनपुट का फॉर्मूला हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इनपुट का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी एट नोजल एग्जिट पर। ठीक है, जो नोजल लगा के रखी है उस नोजल के एग्जिट पर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जो हो जाएगी 1/2 मास फ्लो रेट, और क्या रखेंगे? V1 का स्क्वायर। और क्या रखेंगे? V1 का स्क्वायर। क्यों V1 रखा? अरे भैया वही तो जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी जो हमें इनलेट पर मिली थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो जरा, अगर हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अब निकालें, यहां पर मैंने आपको बोला था सब बना लिया है, अब अलग अलग टरबाइन के लिए डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं बात नहीं करूंगी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ध्यान से समझियो। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है रनर पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर। जो हमारे पास हाइड्रोलिक पावर थी उसे हमने काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन रख लिया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में खूब हमने एनर्जी को यहां पर इकट्ठा कर लिया है, और यही क्या हो रही? काइनेटिक एनर्जी रनर पावर डेवलप कर रही है। तो ये हो जाएगा मास फ्लो रेट। ठीक है, मास फ्लो रेट 1 प्लस K कॉस बीटा 2। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा? VR1 इंटू U। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 मास फ्लो रेट V1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक?
हाफ mv स्क्वायर होता है ना, मास फ्लो रेट v1 का स्क्वायर कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, बताइए भाई। बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ, कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक? ठीक है, चलो, रनर पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब देखो जरा हमको क्या दिख रहा है कि हम यहां से मास फ्लो रेट को शमशान भेज सकते हैं। ठीक है, हमने भेज दिया, टाटा बाय बाय। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v1 माइनस u1 है। ठीक है, अच्छा वैसे u1 कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, साथ में u रखा हुआ है 1 प्लस के कॉस बीटा 2 आ जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा v1 स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो जरा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आएगा, मैं इसको एक फॉर्म में लेके आ रही हूँ, एक v1 मैं इसके अंदर भेज देती हूँ और एक v1 u के साथ ही रखती हूँ, तो मुझे मिलेगा u बाई v1, एक जो अंदर जाएगा v1 बाई v1 कट जाएगा, फिर से मिलेगा u बाई v1 और यहाँ पर ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 प्लस के कॉस बीटा 2। ठीक है, सवाल पूछा गया है, इससे दिखाऊंगी कैसा सवाल पूछा गया। ये आ गई आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। पेल्टन टरबाइन के केस में जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है बेटा वो ये होती है u बाई v1 1 माइनस u बाई v1 1 प्लस के कॉस बीटा 2, और जो 2 रखा है ना वो यहीं पर ही सजा दो, कांस्टेंट है ना, यहीं पर ही सजा दो। तो क्या करा, 2 को ऐसे ही रखा, u बाई v1 को रख दिया, ये v1 जो अंदर भेजा v1 बाई v1 1 माइनस u बाई v1 1 प्लस के कॉस बीटा 2 आ गया। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी मिल रही होगी, कहां पर मिल रही होगी, इसको डिफरेंशिएट कर दो। फॉर मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, अगर इसकी क्लासेस बेटा डेली चलती ना तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। ये जो एक हफ्ते का गैप और आप लोगों की मक्कारी, दोनों चीजें मिलके जो है ना ब्लंडर क्रिएट कर दिए, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, u के रिस्पेक्ट में बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस u को अंदर भेज दो, तो यहां पर मिल जाएगा v1, यहां पर मिल जाएगा 1 माइनस u स्क्वायर का 2u हो गया डिवाइड बाय v1 हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस के कॉस बीटा 2, के कॉस बीटा 2। ठीक है, इसको उठा के 0 पर पुट कर दो बेटा, 0 पर पुट कर दो, ये सब 0 में चला जाएगा, आपको मिलेगा 1 माइनस 2u बाय v1 इज इक्वल टू दी 0, 1 इज इक्वल टू दी 2u बाय v1। ठीक है, तो यहां से u की वैल्यू आपको पता चल रही होगी, आपकी आ जाएगी v1 बाई 2। कितना आ गया, यहां से कितना आ गया, u इज इक्वल टू दी 0.5 टाइम्स ऑफ v1। इसका मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी u 0.5 टाइम्स ऑफ v1 होगी, उस टाइम पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, एफएम जैसा मजा नहीं आ रहा है बेटा, पढ़ ही नहीं रहे हो तुम लोग, मक्कारी कर रहे हो खाली हैं, इसी वजह से तो मजा नहीं आ रहा है। एफएम में तुम लोग के पास टाइम था, पढ़ रहे थे आराम से, यहाँ पर पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, इस वजह से दिक्कत है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करा, फिर देख लिया कि मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो u बराबर 0.5 टाइम्स ऑफ v1 पर हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी और ये हो जाएगा वेलोसिटी u। हमको पता चला कि यहाँ पर u बराबर 0 होगा। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कहां पर मिल रही है, वो मिल रही है कहां पर, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है जब u की वैल्यू 0.5 टाइम्स ऑफ v1 हो जाए। ये जो ग्राफ मिला है ना, दैट इज द आइडियल ग्राफ। ये ग्राफ कैसा है ग्राफ बेटा, आइडियल ग्राफ है, जहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा
कि जो वेलोसिटी है जब वो हाफ ऑफ v1 हो जाएगी तब आपको आंसर क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। अब अगर ये फुल हो गई, uv के बराबर हो गया, तो जैसे ही uv के बराबर होगा दोनों कट जाएंगे, एफिशिएंसी 0 आ जाएगी। देखो यहां पर ग्राफ 0 एफिशिएंसी पर चला गया है। जैसे u की वैल्यू 0 हो जाएगी तो देखो यह बाहर वाला टर्म 0 हो गया, जैसे ये 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा, फिर से एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहां से शुरू होगी। तो u 0 पर एफिशिएंसी 0, u बराबर 1 पर, या u बराबर v1 पर एफिशिएंसी 0, ठीक है। और यहां पर एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम देखने को मिल रही है। आया समझ में? बताइए 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 बताइए। पावर बराबर mgh लगाते, बट यहां पर हमने पेल्टन टरबाइन में क्या करा, नोजल लगाई हुई है, तो नोजल की मदद से क्या हो रहा है बेटा, हाई काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, ठीक है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है भैया। तो ये क्या है बेटा, आइडियल ग्राफ है। अगर आप एक्चुअल ग्राफ देखोगे ना, अगर आप एक्चुअल ग्राफ देखोगे तो ये जो वेलोसिटी है, और कह सकते हैं जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, ठीक है, वो एक्चुअल में आपको 0.5 पे नहीं मिलती है, वो मिलती है u बराबर 0.46 टाइम्स ऑफ v1 पर, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ है। आपने अभी क्या करा है, आइडियल ग्राफ लिया है, ठीक है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो जस्ट हाफ पर नहीं मिलती है, थोड़ा पहले ही मिल जाती है, 0.46 टाइम्स ऑफ v1 पर मिल जाती है, ठीक है। तो यही सेम चीज मैं यहां पर आपको इस ग्राफ में दर्शाना चाहती हूं, ठीक है। क्या बोला मैंने, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, जो हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर at u is equal to the 0.46 टाइम्स ऑफ v1, ठीक है। जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। देखना जरा, 0.46 टाइम्स ऑफ v1 है ना, v1 की जगह क्या लिख सकते हैं, cv अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच, यही फॉर्मूला तो पढ़ा है। अब देखो जरा, अगर मैं यहां पर, अच्छा ऐसे समझो, थोड़ा सा ऐसे समझो, आपने वेलोसिटी निकाली कितनी, 0.5 टाइम्स ऑफ v1 निकाली कि नहीं निकाली, यही निकाली ना। अगर v1 आपको पूरा मिल रहा होता तब तो 0.5 ठीक था। ऐसा क्यों हुआ, पहले मैं इसको समझा देती हूं कि मैम 0.5 टाइम्स ऑफ v1 की जगह 0.46 टाइम्स ऑफ v1 पर क्यों मिली, रीजन क्या है। तो देखो बेटा, अगर ये जो v1 वेलोसिटी है ये आइडियल वेलोसिटी होती तो डायरेक्ट अंडर रूट 2gh आपको फॉर्मूला मिल जाता, तब u1 0.5 पर ही मिलता। इसी वजह से मैंने लिखा है ये आइडियल ग्राफ है। जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमको वेलोसिटी मिली है वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी मिली है। थ्योरेटिकल वेलोसिटी आप समझ पा रहे होगे क्योंकि आपने पिटॉट ट्यूब को पढ़ा है, वहां पर भी हमने थ्योरेटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी दोनों को डिस्कस करा था, ठीक है। तो अगर ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती तो 0.5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh मिल जाता, मगर अगर हम एक्चुअल वेलोसिटी की बात करें तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या है आपकी, एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, cv अंडर रूट 2gh। तो इसकी वजह से ये जो cv है ना बेटा, इसकी वजह से v1 आपको कम मिलेगा। अगर v1 आपको कम मिलेगा तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगी। देखो जरा, अगर मैं यहां पर रियल कंडीशन पुट करूं तो मैं लिखूंगी cv अंडर रूट 2gh, ठीक है। आइडियल कंडीशन में मैं सिर्फ अंडर रूट 2gh पुट करूंगी। cv की वैल्यू क्या करते हैं बेटा, 0.97 से 99 है, आप 0.98 ले लो, अंडर रूट 2gh। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके बताओ जरा कितना आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके बताओ कितना आ रहा है। बताइए, जीरो ज्ञान है, चुप पे बैठो, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है।
बीटा के सारे एंगल्स के अभी एक एक पैरामीटर डिस्कस होगा। अभी ज्योमेट्री पर हम पहुंचे ही नहीं है, अभी एंगल से लेकर सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। ठीक है, कितना आ रहा है सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए फटाफट। ठीक है, क्या मिला है हम लोगों को यहाँ पर? हम लोगों को मिला है 0.5 इंटू 0.98, 0.5 इंटू 0.98। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए? ठीक है, तो कम हो रही है वैल्यू, समझ आ रहा है? वैल्यू कम हो रही है, 0.5 से कम हो रही है। अगर एक्चुअल में देखोगे तो 0.49 √2GH मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर यहां पर 0.97 रख दें कुछ और वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो यही सिंपल चीज मेरा समझाने का पर्पस है कि ये जो आइडियल कंडीशन है ये आपको तभी मिलेगी, ये जो आइडियल कंडीशन है बेटा ये आपको तभी मिलेगी जब वेलोसिटी v1 जो है वो आइडियल हो। अगर वो आइडियल नहीं है तो आपको ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। इसकी जगह जो रियल कंडीशन होगी वो क्या होगी? रियल कंडीशन, रियल कंडीशन क्या होगी? रियल कंडीशन होगी u इज इक्वल टू दी 0.46 टाइम्स ऑफ v1। ठीक है, 0.46 टाइम्स ऑफ v1। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ये सवाल ऑलरेडी एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और मैंने नेक्स्ट जो हमारा सेशन लगा है उसमें ऐड भी करा है। क्वेश्चन इस तरीके से था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही होने वाला है। कई सारे एक्सप्रेशन दिए थे, उनमें से एक एक्सप्रेशन ये भी था 0.46 टाइम्स ऑफ v1। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? बताओ भाई, प्लीज आंसर मी फास्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, एक तो ये टर्म आ रहा है 0.5 वाला, एक v1 के साथ c1 टर्म आ रहा है। ठीक है, तो दो बेसिकली फैक्टर या कह सकते हैं दो कोफिशिएंट का आप मल्टीप्लाई करा रहे हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इट इज better to write u is equal to the ku under root 2 into g into h। क्यों करा ऐसा? इसका 0.5 और फिर v1 में जो cv था वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? cv मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसके बाद √2gh मिल रहा है। तो हमने 0.5 और cv दोनों का जो गुणा था उसको ku ले लिया और इसी ku को हम लोग बोलते हैं स्पीड रेशियो, वेयर ku इज नोन एज स्पीड रेशियो। इसी को ही क्या बोलेंगे? स्पीड रेशियो बोलेंगे। ku इज नोन एज स्पीड रेशियो, इसी को ही क्या बोलेंगे? स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ku इज इक्वल टू दी u अपॉन √2gh। अब देखो जरा, अगर मैं यहां पर ये बात करूं कि ku की वैल्यू अब कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो एक ku की वैल्यू आपने 0.46 देख ली है। तो याद रखना पेल्टन टरबाइन के केस में, स्पेशली पेल्टन टरबाइन के केस में ku वेरी, ठीक है, वेरी 0.43 से लेकर 0.47 तक वेरी करता है। 0.43 से लेकर 0.47 तक वेरी करता है। ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात। 0.43 से 0.47 में ना मैम आपने रेंज क्यों ली? देखो सारा का सारा खेला जो v1 में cv है ना उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ही cv 0.97 हो गया ku चेंज हो जाएगा, 0.98 हो गया चेंज हो जाएगा, 0.985 हो गया चेंज हो जाएगा। तो कहां से कहां तक चेंज मिलेगा? 0.43 से 0.47 और 0.46 पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्या करा मैंने? फिर से सुनो मेरी बात। मैंने बोला कि जब हमने मैक्सिमम वेलोसिटी को चेक करा तो जवाब मिला कि मैक्सिमम वेलोसिटी 0.5 टाइम्स ऑफ v1 पर मिलेगी। मैंने बोला ये बात सही है बिल्कुल। कब सही है? जब v1 आइडियल या थ्योरेटिकल वेलोसिटी हो, बट एक्चुअल में तो v1 क्या होता है? cv √2gh होता है। तो मैंने बोला कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो एक्चुअल में 0.5 पर नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? इस cv का इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब cv का मल्टीप्लाई करा लोगे तब मैक्सिमम वेलोसिटी की असली लोकेशन पता कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आइडियल ग्राफ तो ऐसा होता है
एक्चुअल ग्राफ अगर आप देखोगे तो 0.46 टाइम्स ऑफ V1 पर वैल्यू मिलेगी। और ये 0.46 कैसे आएगा, जब आप CV की वैल्यू रखोगे। अलग अलग CV की वैल्यू पर आपकी जो ये पूरी वैल्यू है 0.5 इंटू CV, ये 0.43 से 47 तक वेरी करती रहेगी। तो मैंने कहा कि इन दोनों को अलग अलग नहीं रखते हैं, इन दोनों को अलग अलग नहीं रखते हैं, क्योंकि CV तो चेंज होता रहेगा। इसको चेंज करके एक नया टर्म ले आते हैं KU, और इसको हमने स्पीड रेशियो बोल दिया। आया समझ में? जल्दी से मुझे बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि कैसे हमने यहां पर मैक्सिमम एफिशिएंसी को डिफाइन करा। जितने भी डब्बे बने हैं सारे डब्बे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट समझा दें, यही बोला मैंने कि एक्चुअल प्रैक्टिस में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो इस पर अकर होती है, इस पॉइंट पर अकर होती है, ना कि 0.5 पर। रीजन क्या बताया कि V1 में भी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी छुपा होता है। V1 में भी हम एक्चुअल वेलोसिटी लेते हैं। जब एक्चुअल वेलोसिटी लेंगे तो 0.5 इंटू CV मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करा के 0.46 पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिली। तो मैंने कहा कि 0.5 और CV को हटा के KU मान लो, तो U बराबर KU और V की वैल्यू √2GH वैसी रखी रही। इसमें जो CV था और जो 0.5 था वो मिलकर KU बना दिए। इस KU को हमने एक नाम दे दिया स्पीड रेशियो का, ठीक है। तो KU का फॉर्मूला क्या आ गया, U अपॉन √2GH। KU वेरी करेगा 0.43 से 0.47 तक। कितने बच्चों को समझ आया अभी तक हमने क्या करा है? अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? पावर की यूनिट होती है जूल, ठीक है, और वर्क डन पर सेकंड क्या होता है, पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड, वॉट, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो जूल पर सेकंड पावर मिल जाता है, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, सही है भाई। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। क्या क्या चीजें करी, वेलोसिटी प्रोफाइल बने, कुछ ज्यादा नहीं करते हम लोग, 3-4 स्लाइड भरते हैं, उसी में ही 1.5 घंटा बीत जाता है हमारा। वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई, उसके बाद U1 U2 क्यों बराबर हैं, मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन करा है। थोड़ा सा बोरिंग है सब्जेक्ट, मैं मानती हूं, मगर ये बताओ जरूरी है ना। अब मजा तो फ्लूइड में आया, क्योंकि फ्लूइड में फ्लूइड था, ठीक है, फोर्सेस थे, खूब मजे थे, सही बात है, फ्लूइड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मगर हाइड्रोलिक मशीन से फिर नंबर खोदोगे, क्या फायदा है कि नहीं। अब मजा आए चाहे ना आए, जरूरत के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, हमको भी पढ़ाना पड़ेगा। मुझे भी मजा नहीं आती इसमें, बच्चा रोने लगता है, कहता वेलोसिटी ट्रायंगल नहीं समझ आया। अब बताओ क्या करा जाए, फर्स्ट ईयर का बच्चा है, सेकेंड ईयर का बच्चा है, वेलोसिटी ट्रायंगल बना ही नहीं पा रहा। मगर जरूरी है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी जरूरत के हिसाब से चलते रहो। VR1 VR2 मैंने बताया क्यों अलग हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अगर कहीं पर बोल देता है फ्रिक्शनलेस ब्लेड हैं, तो भाई साहब मैं कभी VR1 VR2 अलग नहीं लूंगी, हमेशा समान लूंगी, ठीक है। अभी क्या है, K टाइम्स ऑफ VR1, V1 की वैल्यू क्या है, CV √2GH, H क्या है, नेट हेड है। सब कुछ तो लिखवाया है जी। ये फॉर्मूला बचपन का पुराना फॉर्मूला, कब जाके इसको हमने ड्राइव करा था, आज दिन था तो यूज कर लिया टरबाइन के लिए। कौन सी टरबाइन, पेल्टन टरबाइन। वेलोसिटी ट्रायंगल व्रायंगल बना के जो कैंसिल हुआ, सब कैंसिल वैंसिल करके यहां पहुंच गए। फिर हमने कहा ये निकाल ही लिया, तो चलो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला था रनर पावर, हाइड्रोलिक पावर। यहां पर टरबाइन के इनलेट पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, तो वही रखा, ½ m.V1²। सॉल्व करा, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करा, तो पता चला कि यहां पर वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलने वाली है। फिर एक्चुअल में जब ऑब्जर्व करा गया तब देखा गया कि भैया यहां नहीं मिलती, थोड़ी पहले ही मिल जाती। क्यों, बिकॉज ऑफ CV। थ्योरेटिकल वेलोसिटी लोगे तो मिलेगी, वरना थोड़ी पहले मिल जाएगी। और इन दोनों को हटा के 0.5 और CV हटा के क्या करा, एक नया टर्म लिया है जिसे हमने स्पीड रेशियो बोल दिया, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कर लोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ सवाल है, जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड आया है। सवाल आ रहे हैं तो मैं क्या करूं बताओ, मुझे पढ़ाना पड़ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही है, बात मुझे पता है। FM आप लोग पता है पढ़ते रहते हो, हाइड्रोलिक मशीन यूट्यूब पर भी कोई नहीं पढ़ाता, क्लास में भी कोई नहीं पढ़ाता, और पेड में भी लोग 10 घंटे क्लास लेके निकल जाते हैं। लिटरली मैं टीम से लड़ी हूं, लिटरली। क्यों, क्योंकि मुझे 10 घंटे नहीं चाहिए थे, मैंने 24 घंटे इस सब्जेक्ट के लिए लिए हैं।
वरना सब बोलते हैं अरे मैम उसमें डायरेक्ट लिखवाना है, बस फॉर्मूला है, आप 10 घंटे में ख़त्म कर देना सब्जेक्ट। मैंने नहीं करूँगी मैम, मैं जानती हूँ बच्चा कैसा है, मैं जानती हूँ वो टाइम लेगा समझने में चीज़ें, और मैं टाइम लेके पढ़ा भी रही हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं है। ट्राई करना चाहोगे? अभी तक जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड सवाल आपको दे रही हूँ। अगले 15 मिनट में पेल्टन खत्म हो जाएगी बेटा। सही उत्तर क्या होगा इस सवाल का? समय लो, आराम से रीड करो, ठीक है। समय लेके ही जो पढ़ाई करी जाएगी बेटा वही समझ आएगी, बाकी सब तो मोह माया है। अभी कानपुर वाला डायलॉग भी सुनाएंगे, ठीक है। चंगू मंगू थे, फ्लूइड मैकेनिक्स तक तो हमारे साथ थे, मगर उनको जैसे ही मैंने पेल्टन टरबाइन पढ़ाई, एक को तो वहीं हार्ट अटैक आ गया, दूसरा हॉस्पिटल में एडमिट है। चंगू को तो वहीं हार्ट अटैक आ गया था, छंगू जो है वो एडमिट है हॉस्पिटल में, बेचारे दोनों लुढ़क गए। डी ऑप्शन। कितने टाइम तक क्लास चलेगी? अभी देखो साढ़े दो बोल रहे हैं, 2:30 क्या होता है, 3:30 होता है। 2:30 बजे तक चलेगी, फिर 3 से 4:30 चलेगी। संडे की क्लास भी मैंने जानबूझ के कैंसिल करवाई, ठीक है, ताकि आप लोग का शेड्यूल ना हेक्टिक हो। मैंने कहा आराम से संडे करके ख़त्म कर देंगे। वाला मीम नहीं देखा, जान दे देंगे हम अपनी, है वही वाला हिसाब हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। चले, बहुत ही अच्छा। देखो सवाल आप खुद कर रहे हो, सारे के सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, फिर भी लिखते रहते हो यार मुझे नहीं समझ आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है, मजा नहीं आ रही है, और सवाल खुद ही करे ले रहे हो। वर्किंग अंडर अ हेड, क्या बोल रहा है? पेल्टन टरबाइन है, कितने हेड पर वर्क कर रही है? 20 पर, 20 पर वर्क कर रही है, 20 मीटर पर वर्क कर रही है। केयू स्पीड रेशियो 0.45 दिया है। पेरिफेरल और बकेट स्पीड, अच्छा जी, यू की बात कर रहा है, कितना होगा? तो बहुत ही आसान है भैया, u इज इक्वल टू दी √2 इंटू जी इंटू एच। के यू कितना है? 0.45 है। u अपन लोगों को चाहिए इंटू 2 इंटू 10, h की वैल्यू कितनी है? 20। 400 में से कितना बाहर आ जाएगा? 0.45 और बाहर आ जाएगा 20। 45 दूनी 90, एक जीरो ऐसे आ गया, 2 पॉइंट लगाना है, 9 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आएगा ऑप्शन डी पर टिक करके खत्म कर दो सवाल। आया मजा? आसान सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और बैकएंड का कंसेप्ट भी समझ आना चाहिए, वरना याद नहीं रख पाओगे। एक ठो और सवाल कर लो भाई, ये भी अच्छा सवाल है, फिर आगे चलते हैं। ट्राई करो। क्या आंसर आएगा इसका? आज खूब सवाल करेंगे हम लोग, सेकंड लेक्चर में भी खूब सवाल है मेरे पास। क्या लिख रहे हैं? ठीक है, एक बार फिर से बता देंगे आइडियल ग्राफ और एक्चुअल ग्राफ को, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मैम, इसलिए कंसेप्चुअल आएंगे तो पैकेट गिर जाएंगे, नहीं गिरेंगे। अगर आप रो के भी मुझे सुन लोगे ना, तब भी आप सवाल कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। मगर अगर आप फ्रस्ट्रेट होगे, छोड़ के भाग जाओगे, तो फिर पक्का विकेट गिरेगा। मैं तो कह रही हूँ रो के कर लो, मुझे गाली दे दे के तुम सेशन कंप्लीट कर लो, बस इतना बहुत है SSC JEE के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें रह जाएंगी। देखो बेटा,
पेल्टन व्हील टरबाइन वर्किंग अंडर अ ग्रॉस हेड, ये क्या दिया हुआ है, ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड का मतलब क्या है, Hg। कितना दिया हुआ है, 300 मीटर। डिस्चार्ज थ्रू द नोजल, Q की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 2 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। एंड द लॉसेज इन द पेन स्टॉक, कितना दे रहा है, लॉसेज इन द पेन स्टॉक का मतलब क्या है, HL की बात हो रही है, 20 Q स्क्वायर। व्हाट विल बी द नेट हेड। भाई साहब मजाक हो रहा है क्या यहाँ पर, मजाक हो रहा है क्या यहाँ पर। देखो जरा, फॉर्मूला पढ़ा था कि हम ग्रॉस हेड यूज नहीं कर पाते हैं, क्यों ग्रॉस हेड यूज नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लॉसेज होते हैं। जब लॉसेज HL हो जाते हैं तब जाके हमें नेट हेड मिलता है। ग्रॉस हेड में से लॉस माइनस करोगे तो नेट हेड मिल जाएगा। ग्रॉस हेड कितना है, 300, ये कितना है, 20 Q स्क्वायर इज इक्वल टू दी H। ठीक है, 300 माइनस 20, Q की वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू H। ये हो जाएगा 80, 300 में से 80 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 220 मीटर। ये आंसर आ गया। ऐसे हल्के हल्के सवाल हैं, सुपर हल्के सवाल हैं, सुपर हल्के। ठीक है, सुपर हल्के सवाल आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पेल्टन व्हील की ज्योमेट्री की। ठीक है ना, तो देखते हैं भाई किस तरीके से आपको यहां पर ज्योमेट्री देखने को मिलती है। अच्छा, पेल्टन व्हील ज्योमेट्री में ही चलो डाल देंगे जेट रेशियो को भी। अब ये जो डेटा है ये आपको याद रखना है, क्योंकि भाई हमने पेल्टन व्हील बनाई, ठीक है, और परफॉर्मेंस एनालिसिस करी। परफॉर्मेंस एनालिसिस करके हमने कुछ एंगल डिसाइड करे, कुछ डायमेंशंस को डिसाइड करा, और वही हमको यहां पर यूज करना है। ठीक है ना, वही हमको यहां पर यूज करना है। सबसे पहली चीज याद रखना, जो बकेट्स हम लोग लगा रहे हैं, यहां पर जो नंबर ऑफ बकेट्स होती हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ बकेट्स, बकेट्स का मतलब क्या है, जो हम लोग ये लगा रहे हैं। देखो भाई, यहां तो नहीं जाते हैं, इधर चले जाते हैं, बेटर रहेगा। ये जो बकेट्स लगा रहे हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये बकेट्स दिख रही हैं, इस बकेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बकेट्स जो होती हैं यहां पर, नंबर ऑफ बकेट जो होती हैं वो 15 से ज्यादा होती हैं। ठीक है, 15 बकेट से ज्यादा बकेट आप यहां पर लगाते हो। इसी के साथ मैंने आपसे बोला था, एक बात बोली थी कि जरूरी नहीं है एक ही नोजल लगी हो, कई सारी नोजल्स भी हम लगा देते हैं। तो नंबर्स ऑफ नोजल कितनी वेरी करती हैं ये भी ध्यान रखना। नंबर ऑफ नोजल, ये सब एक एक नंबर के सवाल बता रही हूं, ठीक है ना। 2 से लेकर 6 नोजल तक हम लोग पेल्टन टरबाइन में लगाते हैं पावर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अच्छा फील हो रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन ऐड करे थे। मैंने कहा एकदम ऊपर लेके जाएंगे हायर स्टेट पर और फिर लाके एकदम नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, चलो नंबर ऑफ नोजल कितनी हो गई, 2 से 6 हो गई। चलो आगे चलते हैं। एक और टर्म यहां पर होता है जेट रेशियो। जेट रेशियो, जेट रेशियो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखियो, द रेशियो ऑफ, ठीक है, यहां पर क्या होगा, व्हील डाया या मीन डायामीटर, या ऐसे कर सकते हैं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, मीन डाया मीटर टू दी जेट डायामीटर। ठीक है, द रेशियो ऑफ मीन डायामीटर टू द जेट डायामीटर इज नोन एज जेट रेशियो, इज नोन एज जेट रेशियो। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहां पर लिखा कि द रेशियो ऑफ मीन डायामीटर, जो कि D हो गया, डिवाइडेड बाय जेट डायामीटर, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका जेट रेशियो। ठीक है, क्या कहलाएगा, जेट रेशियो। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पेल्टन व्हील के केस में अगर हम देखेंगे तो जेट रेशियो वेरी करता है 11 से लेकर 14 तक। ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैं येलो कलर से लाइंस ऐड करती जा रही हूं जो आपको ध्यान रखनी है। इन द केस ऑफ
इन दी केस ऑफ पेल्टन व्हील या पेल्टन टर्बाइन, दोनों बातें एक ही हैं, याद रखना। द वैल्यू ऑफ m वेरीज फ्रॉम 11 to 14। ठीक है ना, कहां से कहां तक वेरी करती है बेटा? 11 से लेकर 14 तक। हाँ, अब बेटा ये जो आप पूछ रहे हो ना, अप्रोच वेलोसिटी मतलब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये ब्लेड से क्यों नहीं लिए? तो ब्लेड से ही लिए हैं। बीटा 2 क्या है? ब्लेड एंगल ही तो है। ठीक है, जेट का डायामीटर क्या है? ये भी मैं आपको बता देती हूं। जिस नोजल से जेट निकल रही है बेटा, जिस नोजल से जेट निकल रही है, इस नोजल से जेट निकलने वाली जेट का भी कोई डायामीटर होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे जेट डाया। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। ठीक है, और मीन डायामीटर तो हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है ना, ये मीन डायामीटर ऑफ द रनर, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा उनका जो कंफ्यूजन था भाई साहब, आप भी सुन लीजिए। यहाँ पर जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी ली है, बीटा ही एंगल तो लिया है, ब्लेड से ही हमेशा एंगल लेंगे, क्योंकि जब फ्लूइड बाहर निकलेगा रिलेटिव वेलोसिटी से, तो वो ब्लेड की सरफेस को ही तो फॉलो करते हुए निकलेगा। ये पुरानी कहानी है, पिछले हफ्ते सुनाई थी, याद है सबको कि नहीं याद है? ये वाली कहानी याद है कि नहीं याद है भाई सबको, कि VR2 के साथ हमेशा बीटा 2 क्यों लेंगे? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज और समझो, ये मीन डायामीटर आपको क्या बता रहा है? देखो, अगर मैं बोलती हूं कि जो मीन डायामीटर है इसकी वैल्यू कम है, स्मॉल है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये जो कैपिटल डी की वैल्यू है, मतलब जो रनर का डायामीटर होगा, उसके ऊपर जो ब्लेड्स लगी होंगी, वहीं से तो मीन डायामीटर ले रहे हैं, वो कम होगा, तभी तो m की वैल्यू कम होगी। अगर वो कम हुआ तो इसका मतलब है ब्लेड जो लगी हुई हैं रनर के ऊपर, वो क्लोजली स्पेस्ड है। मतलब क्या है? देखो, अगर डायामीटर बड़ा होगा, मान लो इतना बड़ा डायामीटर है, तो इसके ऊपर जो बकेट्स लगी होंगी वो आराम से ऐसे हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे हम लगा सकते हैं। मगर m की वैल्यू अगर कम कर दें, छोटा कर दें, तो इसमें जो जितनी नंबर ऑफ बकेट्स आपको लगानी है, वो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजली लगानी पड़ेंगी, पास लगानी पड़ेंगी, जिसे हम बोलते हैं क्लोजली स्पेस्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजली स्पेस्ड। तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज, लार्ज वैल्यू ऑफ m और स्मॉल वैल्यू ऑफ m हमें क्या बता रहा है? सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल वैल्यू की। स्मॉल वैल्यू ऑफ m means ब्लेड्स आर, या वेन्स लिख देते हैं, ये शब्द से थोड़ा फैमिलियर भी हो जाओगे। वेन्स आर क्लोजली स्पेस्ड, पास है। क्लोजली स्पेस्ड का मतलब क्या है? पास है। ठीक है ना, और लार्ज वैल्यू ऑफ m का क्या मतलब है? लार्ज वैल्यू ऑफ m का मतलब है कि ये जो ब्लेड्स लगी हैं दूर दूर लगी होंगी और खूब बड़ा सा रनर होगा। ये वाला एग्जाम्पल है, खूब बड़ा सा रनर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर बल्कि इंस्टॉलेशन होगा। इतना बड़ा रनर भैया जी कब लगाओगे? जब बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन करोगे ना। ठीक है ना, जब बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन करोगे तभी इतना बड़ा रनर आप लगाने वाले हो। तो हमेशा ध्यान रखना, लार्ज वैल्यू ऑफ m मीन्स बल्कि इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन जो हुआ है पेल्टन टरबाइन का, ये जो पूरा हमने पावर प्लांट बनाया है, इसका जो इंस्टॉलेशन है ये काफी बल्कि होगा। ठीक है, स्पेशली टरबाइन की यहां पर हमारी बात चल रही है। समझ आया? हाँ ठीक है। हाँ, जैसे फ्रिक्शन फैक्टर दिया होता तो FLV² 2GD लगा देते, आप उस सवाल की बात कर रहे हो, बट वहां पर तो डायरेक्ट आपको 20Q² दे दिया ना HL,
तो हमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही उठा के पुट कर दिया। मगर हाँ, जो आप कहना चाह रहे हो वो आपकी बात सही है कि जो HL का फॉर्मूला होता है, अगर फ्रिक्शन फैक्टर वगैरह देता तो FLV² डिवाइड बाय 2 इंटू G इंटू D रखते, यहाँ पर आपको सारा डेटा गिवन होता। और जो वेलोसिटी होती वो पेन स्टॉक में जो वेलोसिटी है वो रखते, लेंथ जो होती पेन स्टॉक की होती, डाया जो होता पेन स्टॉक का डायामीटर होता, क्योंकि ये पूरा लॉस पेन स्टॉक में ही हो रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे चलें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? रफ हटा देते हैं और फ्रेश लिखते चलते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको कंसिडर करते हैं। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन ये भी होती है कि मैम मिनिमम टू मैक्सिमम कितना m की वैल्यू ले सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना 7 से लेकर 110 तक वेरी करती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर लिखना चाहो रफ में तो लिख लो कि मिनिमम स्मॉलर वैल्यू में मिनिमम हम m कितना ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, और लार्जर वैल्यू में मैक्सिमम हम m कितना ले सकते हैं, 110 ले सकते हैं। ये सब पूछेगा नहीं, पूछेगा आपसे डायरेक्ट जेट रेशियो, ये दोनों डायमीटर दे देगा, m आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब कुछ और बेसिक चीजें लिखवाती हूं, जैसे कि पेल्टन टरबाइन की ज्योमेट्री हो गई और उसमें आपका हो गया कुछ बेसिक डेटा। ठीक है, तो ये जो डेटा लिखवा रही हूं ये याद रखियो, ये डेटा जो है प्रैक्टिस से ही याद कर पाओगे। ये जो हमने ब्लेड ली थी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि ये क्या है, ये विड्थ ऑफ द ब्लेड। कुछ अलग अलग तरीके के रेशियोज बनाए गए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है ये, बट याद रख लोगे तो एक्सट्रीम केस के लिए दिक्कत नहीं होगी। ये जो बकेट है, इस बकेट की कुछ चौड़ाई होगी ना, जिसे हम लोग विड्थ बोलते हैं, ये B कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो पेल्टन टरबाइन की अगर आप ज्योमेट्री देखोगे तो B/D की वैल्यू यहां ली जाती है 4 से 5, 4 से 5 वेरी करती है। ठीक है, इसी के साथ पेल्टन टरबाइन जो टरबाइन की लेंथ है और जो जेट डाया है, इसका रेशियो होता है 2.4 से लेकर 3.2 तक। ठीक है, एक डेटा और है, हाइट डिवाइडेड बाय डाया, ये क्या होगा, 0.8 होने वाला है। इसी के साथ अगर मैं β2 की बात करूं कि एग्जिट पर कितना ब्लेड एंगल हम यहां पर रखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक मेंटेन करा जाता है, ये वैल्यू जरूरी है। α2 की बात करें तो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक इसकी वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसमें से क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा और ये पूछ सकता है। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा पूछता है नंबर ऑफ बकेट्स ऑन व्हील। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, नंबर ऑफ बकेट्स कैसे निकालेंगे, कितनी नंबर ऑफ बकेट्स हैं, नंबर ऑफ बकेट्स। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूं 15 से ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, 15 से ज्यादा होती हैं, बट फिर भी आप निकाल सकते हो 15 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, नॉट 2 टाइम्स, कैपिटल D अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल d। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 15 प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ जेट रेशियो। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस फॉर्मूला से सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इस फॉर्मूला से सवाल बेटा पूछा जा चुका है। नंबर ऑफ बकेट्स अगर कभी निकालने को बोलता है, आपको मीन डायामीटर दे देगा, आपको जेट डायामीटर दे देगा, आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ बकेट्स इस पेल्टन टरबाइन में है, यहां पर पुट कर देना, सॉल्व कर लेना। कई बार क्या करता है, डायरेक्ट जेट रेशियो दे देता है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट जेट रेशियो यहां पर रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पेन स्टॉक के लॉसेस कैसे लिखेंगे समझ आ गया, जेट डायमीटर क्या होता है समझ आ गया, अप्रोच वेलोसिटी का आंसर दे दिया है, एल क्या है, लेंथ है। ठीक है ना, एल क्या है, लेंथ है। देखो अगर आप यहां पर इस टरबाइन को देखोगे, इसकी 3 डायमेंशन होंगी, 3D में टरबाइन है ना, कोई प्लेन पेपर तो है नहीं, इसकी लेंथ भी होगी, इसकी विड्थ भी होगी, इसका डायामीटर भी होगा, सारी चीजें कंसिडर करी गई। ठीक है, तो ये जो है बेसिक डेटा है, मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया है बट इसकी नीड नहीं है। और इसमें अगर मैं एक और टर्म हाईलाइट कर दूं, आप बस इतना याद रख लेना, आप 100% क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, 1 2 3 फॉर्मूला याद कर लो, ये लिखा रहने दो, कभी जरूरत पड़ जाएगी तो नोटबुक से ही रेफर कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन की, पेल्टन टरबाइन में कितनी डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है। तो देखो बेटा, कई बार सवाल पूछा जा चुका है ये डिग्री ऑफ रिएक्शन का,
कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझियो, डिग्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पेल्टन टरबाइन में ऑब्जर्व करा गया कि जो फ्लो वेलोसिटी है इसमें कोई ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो फ्लो वेलोसिटी है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 1 माइनस नीचे क्या रखा था, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2 प्लस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस vr2 स्क्वायर माइनस vr1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और क्या ऊपर मिला था, कोई मुझे बता सकता है? ऊपर मिला था v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2। क्या आप एग्री करते हो इस फॉर्मूला से जो हमने बनाया था लास्ट सेशन में, जनरल फॉर्मूला बनाया था? क्या आप एग्री करते हो? ठीक है, हाँ। अरे नोजल के लॉसेस नहीं लिखेंगे चचा, नोजल में माइनर लॉसेस हो रहे होंगे, एरिया चेंज कर रहे हो ना, वो भी ग्रेजुअली एरिया चेंज कर रहे हो। नोजल को अगर आप देखोगे ग्रेजुअल एरिया चेंज कर रहे हो। मैंने आपको पढ़ाया था वेंचुरीमीटर, बताया था जब भी ग्रेजुअल एरिया चेंज होगा कुछ ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस आपके पेन स्टॉक में ही होंगे, जो भी लॉसेस होंगे वो पेन स्टॉक में होंगे। ठीक है, छोटी सी नोजल लगी है उसके पीछे पड़ गए हैं सब। जो लॉसेस नोजल में हो रहे हैं ना, या तो वो डायरेक्ट बोल दें नोजल में लॉस इतना हो रहा है तो हम ले लेंगे, वरना हम नहीं निकालेंगे। माइनर लॉसेस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नोजल में माइनर लॉसेस होंगे, दैट वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल एरिया चेंज। ठीक है, चलो अब ये वाले फॉर्मूला से अगर आप संतुष्ट हो, आप मानते हो कि हाँ मैम ऐसे ही कुछ फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो देखो भाई अगर आइडियल सिचुएशन की बात करें तो u1 तो u2 के बराबर था ही, और अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जो बकेट की सरफेस है वो स्मूथ है, वेरी स्मूथ है, तो vr1 भी किसके बराबर हो जाएगा, vr2 के बराबर हो जाएगा। अब देखियो जरा ध्यान से, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, दोनों कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखना पेल्टन टरबाइन के केस में जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में अगर आप कोई चेंज देखोगे भी ना, वेरी माइनर चेंज यू विल गेट बिकॉज ऑफ रफनेस। ठीक है, तो अगर आप Vr1 Vr2 को, और U1 U2 तो सेम है ही, वो तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, 1 बनाएंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखियो डिग्री ऑफ रिएक्शन पेल्टन टरबाइन के केस में 0 बटा सन्नाटा होता है। ठीक है, अभी समझ आया प्रियांशी? डी क्या है इसमें, डी हमारा जेट डायामीटर है, ये भी बता चुके हैं। और क्या सवाल बचा है? हाँ, चेंज इन प्रेशर एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी चेंज, एक बच्चे ने लिखा है डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। समझ आया कि नहीं आया? एक बार रिवीजन कराती हूं शुरू से। ठीक है, एक एक स्लाइड ओपन कर रही हूं, पूछते जाओ, फ्रेश एक एक स्लाइड ओपन कर रही हूं, पूछते जाओ। ये पेल्टन टरबाइन थी, यहां से एक्चुअल पेल्टन टरबाइन शुरू हुआ था, क्योंकि इससे पहले तो सब थ्योरेटिकल ही पढ़ रहे थे। पहले वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया, ये जेट डायामीटर है, अभी कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। ठीक है, अब देखो जरा, ट्रायंगल बनाया, u1 u2 निकाला, जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, बताओ भाई, Vr1 ग्रेटर देन Vr2 को k टाइम्स ले लिया, ये फ्रिक्शन फैक्टर है। ठीक है, V1 की वैल्यू यहां पर ली, कुल मिला के हमारा पर्पस था कि हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को फाइंड आउट करें। मैकेनिकल एफिशिएंसी को भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां पर शाफ्ट पावर P ले लो और रनर पावर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, डिवाइड कर दो, मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, समझ आया कि नहीं? और मैकेनिकल एफिशिएंसी हमने यहां पर नहीं निकाली, बट कोई नहीं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नोजल के एग्जिट पर ले ली, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाली, पता करा डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमम लगा के, तो पता चला कि हाफ ऑफ V1 पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, मगर एक्चुअल कंडीशन ने हमें बताया कि नहीं, इस पे नहीं मिलेगी, इससे थोड़ा सा पहले 0.46 टाइम्स ऑफ V1 पर मिल जाएगी। तो
0.5 और CV को चेंज करके एक नया टर्म लेके आगे KU स्पीड रेशियो बोल दिया। इसके ऊपर मैंने ये क्वेश्चन कराया, ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन करा दिया। फिर उसके बाद सारा डेटा याद रखने वाला है, जेट रेशियो, बेसिक डेटा, एंगल वगैरह ध्यान रखना, आपसे पूछ लेता है फाइनल एग्जाम में। क्लियर है? हाँ, पेल्टन टरबाइन में मैक्सिमम एफिशिएंसी हम 67.5 समथिंग लेके जा सकते हैं। ठीक है, वो भी कब जाएगी देख लो। एक चीज ये भी अच्छा सवाल पूछा आपने, एक छोटी सी चीज जो मिस हो रही थी वो आपने यहां पर पूरी कर दी। ठीक है, बीटा 2 की वैल्यू, एक चीज समझो, कॉस बीटा 2 की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? यहां तो ये तो पता चल गया 0.5। अब मुझे ये बताओ कॉस बीटा 2, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अच्छा सवाल पूछा है इस बच्चे ने, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन पूछा करो तो मजा भी आए जवाब देने में। ठीक है, दिल खुश हो जाता है जब ऐसा बच्चा सवाल पूछता है। बताओ बेटा, यहां पर एक डब्बा बना के दिखा देते हैं। ठीक है, यहां पर एक डब्बा बना के, यहां नहीं बनाते, लास्ट में बना देते हैं। आप मुझे आंसर दो कि कॉस बीटा 2 की मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिल सकती है? 1 मिल सकती है। कब मिलेगी? बीटा 2 की किस वैल्यू पर मिलेगी? सोच के बताओ, बीटा 2 की किस वैल्यू पर हमें कॉस बीटा 2 1 मिल जाएगा? एंगल बताओ, वो एंगल बताओ, वो एंगल बताओ। चलो जवाब दो, कितना एंगल रख दूं बेटा? कॉस है 1, मैक्सिमम वैल्यू कॉस देता है, बट किस एंगल पर देता है? चलो चलो चलो, इससे एक चीज और पता चलेगी, 0 डिग्री। बहुत ही बेहतरीन, कि अगर बीटा 2 को हम 0 कर दें तो कॉस बीटा 2 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू पर जो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 67 या 67.5% तक मिल जाती है। इस केस में अगर आप बकेट बनाओगे, ब्लेड एंगल ही तो है, तो बकेट आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, तब डबल सेमी इलिप्सॉइडल से चेंज होके बकेट किसका शेप ले लेगा? जो आप आंसर कर रहे थे, डबल हेमी स्फेरिकल। आंसर कर रहे थे ना? ठीक है, आंसर कर रहे थे हेमीस्फेरिकल, और कंफ्यूज हो गए थे कि इलिप्सॉइडल और हेमीस्फेरिकल कब आएगा। तो ध्यान रखना, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 67% के आसपास एफिशिएंसी हम रीच कर लेते हैं। उसमें वैल्यूज वगैरह बीटा की पुट करनी पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आपका कप का जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हेमी स्फेरिकल। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? कप का शेप कितना हो जाएगा? डबल सेमी स्फेरिकल। ठीक है, ठीक है, सही बताया, बिल्कुल सही बताया, सारी रेंजेस सब कुछ ठीक है, वेरीफाइड है, टेंशन मत लो, लिखो चुपचाप से। ठीक है, तो चलो सेशन को क्लोज करते हैं, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, आप लंच कर लो, वापस से आओ, फिर हम लोग शुरू करेंगे रिएक्शन टरबाइन को। ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन में आज का हमारा टारगेट होगा कि हम फ्रांसिस खत्म कर ले, फिर जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम कैप्लान, प्रोपेलर, ड्राफ्ट ट्यूब की थ्योरी सब खत्म करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं आधे घंटे के बाद।